मटेरियल कॉस्ट। KS6। केएस का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दूसरा लेवल ऑफ स्टॉक। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। तीसरा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। चौथा कॉस्ट ऑफ परचेज। मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 6। ठीक है, आवाज आ रहा ना शिवानी? हाँ सर, आ रहा है। ठीक, तो ये 5 टॉपिक है। ये चैप्टर आपका मैक्सिमम 8 नंबर का है, मैक्सिमम 8 मार्क्स। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा EOQ, लेवल ऑफ स्टॉक और प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ये 3 से ही जनरली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये 3 से ही इंस्टीट्यूट जनरली क्वेश्चन पूछता है। ओके, चलो हम लोग मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 1 लाख यूनिट है। ठीक है, पूरे साल का रिक्वायरमेंट हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है। 1 लाख यूनिट हमको चाहिए एनुअल। तो अगर एनुअल रिक्वायरमेंट हमारा 1 लाख यूनिट है तो इस 1 लाख यूनिट को हम एक बार में खरीदे, 2 बार में परचेज करें, 3 बार में परचेज करें। ठीक है, ये हमको समझना। हम एक बार में भी खरीद सकते हैं पूरा का पूरा 1 लाख यूनिट, हम 2 बार में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 4 बार में भी खरीद सकते हैं 1 लाख यूनिट। तो
इस 1 लाख यूनिट जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसको हम कितने बार में खरीदें। अब खरीदने से रिलेटेड जब कॉस्ट का बात आता है, ठीक है ना, खरीदने से रिलेटेड जब हम रॉ मटेरियल परचेज करने जाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने जाएंगे तो इससे रिलेटेड कॉस्ट जो है वो 3 तरह का कॉस्ट आ जाएगा। एक तो परचेज प्राइस आपको पे करना है, ठीक है, पहला कॉस्ट जो है आपका वो तो परचेज तो देना ही होगा, परचेज प्राइस। दूसरा मटेरियल को ऑर्डर करने का खर्चा, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसको दूसरे वर्ड में हम लोग ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, डिलीवर करने का खर्चा। और तीसरा है आपका उसका होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, परचेज प्राइस में तो आप जो सप्लायर बोलता है कि हम 10 रुपये पर यूनिट आपको सप्लाई करेंगे, चाहे आप एक बार में खरीदिए सारा यूनिट, चाहे आप 2 बार में खरीदिए, चाहे आप 4 बार में, हमारा प्राइस जो है 10 रुपया पर यूनिट है। तो परचेज प्राइस तो हमारा सेम रह जाएगा। हम एक बार में खरीदे 1 लाख यूनिट तो भी हमको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा टोटल, ठीक है। और अगर हम 2 बार में यानी 50-50 हजार करके भी 2 बार में परचेज किए तो भी हमको पहली बार परचेज करेंगे तो 50,000 गुने 10 5 लाख रुपया लग जाएगा, फिर परचेज करेंगे 50,000 फिर से 5 लाख लग जाएगा, यानी टोटल तो 10 लाख लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो परचेज प्राइस जनरली क्या हो गया कि कांस्टेंट हो गया इन जनरल सिचुएशन में। परचेज प्राइस केवल तभी अफेक्टेड होगा जब आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। डिस्काउंट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदिएगा तो डिस्काउंट देंगे, तो मान लेते हैं अभी वो डिस्काउंट का छोड़ देते हैं पॉइंट, ठीक है, अभी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, ठीक है। 10 रुपया पर यूनिट आपका परचेज प्राइस है। आप 1 लाख यूनिट एक बार में खरीदिए तो भी उतना ही पैसा लगेगा, 10 रुपया पर यूनिट। आप 2 बार में यानी 50-50 हजार यूनिट करके आप परचेज कर रहे हैं तो भी 10 रुपये पर यूनिट ही आपको लगेगा, ठीक है। तो परचेज प्राइस तो कांस्टेंट हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप एक बार में खरीदिए या 10 बार में खरीदिए या 2 बार में या 1 बार में या 3 बार में, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, टोटल में उतना ही है। फर्क कहाँ आएगा? डिलीवरी कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में, ये 2 कॉस्ट जो है इसमें चेंजेस आएगा। आपको क्या चेंजेस आएगा कि भाई आप अगर एक बार में खरीदें, सपोज हम एक बार में परचेज कर लिए सारा, ठीक है ना, एक बार में, तो यानी 1 लाख यूनिट हम पूरा परचेज कर लिए एक बार में, तो नंबर ऑफ डिलीवरी कितना हुआ? नंबर ऑफ डिलीवरी एक ही बार हम डिलीवरी रिसीव करेंगे, या नंबर ऑफ ऑर्डर भी 1 होगा। एक बार में अगर सारा खरीदेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी 1 हो जाएगा, यानी हमारा जो कॉस्ट आएगा डिलीवरी का वो एक ही बार का आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट जो है वो एक ही बार का होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 पार्ट्स में खरीदते हैं, 2 टाइम परचेज करते हैं, अगर उससे हम 2 बार खरीदेंगे 50-50 हजार यूनिट करके, ठीक है, हम एक बार में 50 हजार यूनिट ही परचेज किए तो हमको 2 बार खरीदना होगा, क्योंकि हमको तो 1 लाख यूनिट चाहिए, फिर से हम खरीदेंगे 50 हजार यूनिट, तो 2 टाइम हम परचेज करेंगे, यानी नंबर ऑफ डिलीवरी हो गया 2, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 2, नंबर ऑफ डिलीवरी एंड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 बार ऑर्डर हो गया, तो 2 बार का खर्चा आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट का खर्चा 2 बार इंकर्ड होगा, ठीक है। यानी जब हम क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं, एक बार में पूरा खरीदे तो एक डिलीवरी कॉस्ट एक बार का, 2 बार में खरीदेंगे तो ऑब्वियसली 2 बार का डिलीवरी कॉस्ट आएगा, 3 बार खरीदेंगे तो 3 बार लगेगा डिलीवरी, 4 बार परचेज करेंगे तो 4 बार डिलीवरी, यानी नंबर ऑफ डिलीवरी जैसे जैसे बढ़ेगा आपका जो है
डिलीवरी कॉस्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो डिलीवरी या ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ डिलीवरी के ऊपर ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्डर और डिलीवरी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितना बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे। एक बार ऑर्डर प्लेस किए तो एक बार का खर्चा, 4 बार पूरे साल में करोगे तो 4 बार खर्चा लगेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग कॉस्ट यानी जो रॉ मटेरियल आया उसको स्टोर में रखने का खर्चा। स्टोर में रखना होगा रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट से रिलेटेड है ये। बेसिकली स्टोरेज कॉस्ट है, आपको होल्ड तो करना होगा ना। ऐसा नहीं ना है कि आप रॉ मटेरियल लाए और तुरंत मशीन में डाल दिए। ऐसा तो होता नहीं है। इन जनरल रॉ मटेरियल लाए, परचेज करके हम तो स्टॉक में रखा हुआ है, वहां से धीरे धीरे वो यूज हो रहा है। तो जो स्टॉक में रखने का खर्चा है स्टोरेज कॉस्ट, उसी को दूसरे वर्ड में हम लोग होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। अब स्टोरेज कॉस्ट जो डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा रॉ मटेरियल एक बार में खरीद लीजिएगा, ठीक है, तो हमको स्टॉक उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर 1 लाख यूनिट खरीद लिए तो 1 लाख का स्टोरेज कॉस्ट हमको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हम 50,000 खरीदे तो 50,000 का हमको बेयर करना पड़ेगा। यानी स्टोरेज कॉस्ट ना ऑपोजिट है। ऑपोजिट है क्या कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट होगा। ठीक है, और कम क्वांटिटी एट ए टाइम खरीदोगे, एक बार में कम क्वांटिटी परचेज किया तो स्टोरेज कॉस्ट कम होगा। तो स्टोरेज कॉस्ट रिवर्स चलता है। ठीक है, दोनों में रिलेशन ऑपोजिट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट में। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट जो है आपका वो रिवर्स चलेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्वांटिटी को कम करोगे ना, वो कम बढ़ते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा। क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो वो बढ़ते जाएगा। एक बार में ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो बढ़ जाएगा, एक बार में कम क्वांटिटी खरीद रहे हो, क्योंकि हमको तो एक बार में 50,000 यूनिट ही हमको मेंटेन करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक बार में 1 लाख यूनिट खरीद लिए तो हमको 1 लाख यूनिट को स्टोर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली स्टोरेज, मान लो छोटा सा स्टोर है, उसमें 1 लाख यूनिट नहीं हटेगा, लेकिन हम खरीदेंगे 1 लाख यूनिट। तो इसका मतलब हमको नया प्लेस लेना होगा, नया बड़ा जगह चाहिए स्टोर करने के लिए। तो बड़ा जगह का बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। तो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो डिपेंड बढ़ जाएगा। अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करोगे एक बार में तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कम ऑर्डर करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट घट जाएगा। तो स्टोरेज कॉस्ट ये भी डिपेंड कर गया आपका क्वांटिटी के ऊपर। तो दो खर्चा इसमें है। ये 2 कॉस्ट जो है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों आपका डिपेंड कहां कर रहा है कि आप एक बार में कितना ऑर्डर साइज आपका है। ऑर्डर, परचेज ऑर्डर क्या है आपका, परचेज ऑर्डर का साइज क्या है। ये दोनों कॉस्ट परचेज ऑर्डर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ईओक्यू बोलता है, ईओक्यू क्यों हम निकालते हैं, ईओक्यू बोलता है कि हम ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर आपको बताएंगे जहां पर ये दोनों कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा आपका, ये भी कम होगा और ये भी कम होगा। ऐसा परचेज ऑर्डर क्वांटिटी हम बताएंगे आपको जहां पर दोनों खर्चा जो है वो मिनिमम होगा। तो उस ऑर्डर साइज को, उस परचेज ऑर्डर साइज को, जहां परचेज ऑर्डर साइज में मिनिमाइज करना है हमको, किस चीज को मिनिमाइज करेंगे हम, मिनिमाइज ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसा परचेज ऑर्डर जहां ये दोनों कॉस्ट मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसा परचेज ऑर्डर जहां पर ये दोनों कॉस्ट मिनिमम होगा, उस परचेज ऑर्डर को ही हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया बात? तो चूंकि दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों परचेज ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे, ठीक है, कम खरीदेंगे तो भी वो डिलीवरी कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगा, ज्यादा खरीदेंगे तो भी वो डिलीवरी कॉस्ट और
ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगा आपका, ठीक है, और होल्डिंग कॉस्ट भी साथ ही साथ चेंज होगा, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए आपका ये दोनों चीज जो है वो डिपेंड करता है आपका ये क्वांटिटी ऑर्डर पे, और हमको वो क्वांटिटी ऑर्डर निकालना है जहां पर ये दोनों कॉस्ट मिनिमम हो जाए, और उस ऑर्डर क्वांटिटी जहां पर ये दोनों कॉस्ट मिनिमम होगा उसी ऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये है आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, है कि भाई हमको वो ऑर्डर क्वांटिटी बताइए कि जहां पर हमारा होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर पाए। क्लियर बात? चलो, यानी ईओक्यू क्या हो गया, आप थ्योरी लिख लीजिएगा इसका। ईओक्यू क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is the purchase order quantity at which total annual cost minimize, ठीक है। दूसरा, where the ordering and delivery cost, और B carrying and holding cost at minimum। ठीक है, तो जहां पर आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है वो परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम एक बार में खरीदें कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, और बेसिकली ये कॉस्ट डिलीवरी कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है। परचेज कॉस्ट तो उतना ही रह जाएगा, जो परचेज प्राइस मान लो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो आप एक क्वांटिटी खरीदो चाहे 1 लाख खरीदो तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ आएगा, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में। तो वो जहां मिनिमम होगा उसी पॉइंट पे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। क्लियर? अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का अलग अलग मेथड है। मेथड हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का 3 मेथड है। पहला आपका टेबुलर मेथड, ठीक है। दूसरा आपका अलजेब्रिक मेथड, और तीसरा आपका ग्राफिकल मेथड। टेबुलर मेथड, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, 3 अलग अलग मेथड है ईओक्यू कैलकुलेट करने का, ठीक है।
क्लियर। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके, एक पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, ये तीसरा मेथड। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। बाद में टेबुलर मेथड भी हम लोग कर लेंगे। तो आइए अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में एक इक्वेशन है, इक्वेशन जो है उस इक्वेशन से हमारा ईओक्यू निकल जाता है। मेथड क्या है भाई? 2AO अपॉन एच। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओ है ये, ठीक है। ओ जीरो नहीं है, ओ है। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर। पर ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर करने का ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। अगर एक बार ऑर्डर प्लेस किया गया तो कितना खर्चा आएगा उसका। और फिर एच है आपका होल्डिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट अगर हम खरीद के लाते हैं तो उसका होल्डिंग कॉस्ट क्या बचेगा, और एक साल का निकालना है। एक यूनिट को अगर हम एक साल होल्ड करके रखते हैं तो कितना आएगा उसका होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये ध्यान रखिएगा, पर एनम लेना आपको। ये एक यूनिट का लेंगे लेकिन एक साल का लेंगे। एक महीने का या 6 महीने का या 2 महीने का नहीं लेना है, एक साल का लेना है, ठीक है। ईओक्यू अलजेब्रिक मेथड से अगर निकालना है तो ये ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या है कि आपको जो मेन जो थोड़ा सा वर्किंग है वो होल्डिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। तो एच निकलेगा कैसे ये समझ लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट दे देता है क्वेश्चन में, कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता है। तो एच निकलेगा कैसे? एच निकलेगा हमारा प्राइस रॉ मटेरियल का जो भी होगा, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। प्राइस पर यूनिट, एक रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, या होल्डिंग कॉस्ट का जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्राइस पर यूनिट लेंगे और रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट हम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा एच का अमाउंट। समझ में आया बात? तो अलजेब्रिक मेथड में ये इस तरह से निकलेगा आपका ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अलजेब्रिक मेथड में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके पास बुक्स होगा, निकाल लीजिएगा नोट्स। नोट्स से क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए फटाफट। पेज नंबर कितना है? 68। पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर, पूरे साल का 600 यूनिट बोलता है, तो ये हो गया हमारा ए, एनुअल रिक्वायरमेंट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया है, तो ये हो गया हमारा ओ, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट का रेट दे दिया, देखिए परसेंटेज दे दिया है, तो हमको निकालना होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस पर यूनिट दे दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 20% करेंगे तो एच आ जाएगा। एच इक्वल टू हो जाएगा 20 का 20%, 4 रुपया, ठीक है। तो ए हो गया एनुअल, पूरे साल का रिक्वायरमेंट दे दिया है फॉर द ईयर, रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 600 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, निकल गया आपको, ए हो गया 600 यूनिट। एच आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि 12 रुपया खर्च होता है हमारा, एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 12 रुपया का खर्च आ जाता है, ठीक है। तो अब आप जो है इसको इस फॉर्मूला में, अलजेब्रिक इक्वेशन वाले फॉर्मूला में डाल देना है, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा झमेला नहीं है इसमें। 2AO डिवाइडेड बाय एच, तो 2 तो एज इट सेम रहेगा हमेशा। ए हमारा हो गया 600, ओ हो गया हमारा 12 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, फिर अंडर रूट कर देना है, तो ये आ गया 60 यूनिट। समझ में आया बात? यस सर। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 60 रुपये आ गया। अब देखिए हम एक चीज, नया चीज बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब 60 यूनिट हम एक बार खरीदेंगे, हमको पूरे साल में कितना खरीदना है? 600 यूनिट। समझिएगा बात, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। 60 यूनिट हम एक बार में खरीदेंगे, ये हमको पता चल गया। 60 यूनिट हमको खरीदना है एक बार में, तो सस्ता होगा। अब हम आइए आपको निकालेंगे कैसे निकलेगा हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये भी समझना जरूरी है। ये तो पता चल गया कि EOQ यानी 60 यूनिट एक बार कर देंगे तो हमारा कॉस्ट मिनिमम आएगा, ठीक है। इससे सस्ता नहीं होगा हमारा। अगर हम दूसरा लेवल में खरीदेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आइए अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसी क्वेश्चन को 60 यूनिट हम खरीद रहे हैं एक बार में, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारा, तो हम 60 यूनिट एक बार में खरीदे या जो भी खरीदे, परचेज कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट कितना दिया है परचेज का? 20 रुपया पर यूनिट,
कॉस्ट पर यूनिट यही दिया है, तो पहले परचेज प्राइस लिख देते हैं। 600 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 20, 12,000। ठीक है, 600 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आ गया आपका 12,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है। बोलता है कि 12 रुपया एक ऑर्डर दीजिएगा तो 12। ठीक है, अब आपको सबसे पहले हम अभी जब एनालिसिस कर रहे थे हम आपको बताए थे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर पे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। किसी भी क्वेश्चन में हम ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल अगर निकालना है तो इसी तरह निकलेगा आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए अलग से वर्किंग करते हैं। हमारा टोटल रिक्वायरमेंट कितना था, हमारा पूरे साल में टोटल रिक्वायरमेंट कितना है, 600 यूनिट का। ईओक्यू यानी हमारा ऑर्डर, ईओक्यू क्या बताता है, एक ऑर्डर का साइज बताता है कि एक बार में कितना खरीदने से सस्ता पड़ेगा। तो ईओक्यू क्या बता रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी बता रहा है आपको, ऑर्डर क्वांटिटी। आप एक बार में कितना ऑर्डर करेंगे, तो 60 यूनिट। 60 से ज्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि ईओक्यू 60 निकला आपका, तो एक बार में 60 आप कीजिएगा। तो जब हमको 600 यूनिट चाहिए पूरे साल में और एक बार में हम 60 ही खरीद रहे हैं, तो कितना बार हमको खरीदना पड़ेगा भाई, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, कितना बार खरीदना होगा, कोई बताएगा क्या। 600 यूनिट है और एक बार में 60 ही यूनिट खरीदेंगे तो कितना बार खरीदना पड़ेगा, 600 यूनिट है, खरीदना है टोटल 600 और एक बार में 60 खरीदेंगे तो कितना बार खरीदना होगा, 10 बार खरीदना 10 होगा। बार खरीदना होगा। ये 10 निकला कैसे, हम क्या किए भाई, 600 को 60 से डिवाइड कर दिए तो 10 निकल गया, ये ना किए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। हम ऑर्डर क्वांटिटी हमारा यहां 60 है, तो निकल गया 600 डिवाइडेड बाय 60, यानी हमको 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, 10 बार का ऑर्डर का खर्चा लगेगा। एक बार समझ में आ गया बात, किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर इसी तरह निकालना आपको, जो भी ऑर्डर क्वांटिटी होगा उससे। अभी हमारा ऑर्डर क्वांटिटी हम ईओक्यू से समझ रहे हैं कि तो ऑर्डर क्वांटिटी किसके बराबर है, ईओक्यू के बराबर, यानी 60 यूनिट। ठीक है, तो 60 यूनिट अगर हम खरीदते हैं एक बार तो हमको 10 ऑर्डर करना होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 12 इक्वल टू 120 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ऐड होगा आपका कैरिंग कॉस्ट यानी होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट, जो बोलिए, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, वो स्टोरेज कॉस्ट कभी कभी लिख देगा क्वेश्चन में, एक ही बात है। अभी हम लोग अब यहां कैसे निकले, हमको टोटल क्वांटिटी का निकालना है अब। ठीक है ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कैरिंग कॉस्ट निकालने का, पूरे का निकालने का जब आएगा तब। ठीक है, यूक्यू निकालने के लिए हम 4 रुपये अभी निकाले थे, 4 रुपये निकाले थे कैरिंग कॉस्ट, वो तो 1 यूनिट का था ना, हमको पूरे का निकालना है। ठीक है, पूरे का, तो कैसे निकलेगा ये, इसका फॉर्मूला ये है, ऑर्डर क्वांटिटी
को डिवाइड कर देंगे 2 से। जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है, एक बार में जितना आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसको 2 से डिवाइड करना है आपको। क्यों करेंगे ये भी समझना जरूरी है भाई। इसलिए करेंगे क्योंकि मान लो हम 60 यूनिट खरीद के लाए। अरे 60 यूनिट हमको नहीं ना रखना है, हमको मान लीजिए धीरे धीरे उसको यूज भी तो करना है। हर दिन हम 5 यूनिट यूज करना शुरू कर दिए। 600 यूनिट है हमारा टोटल, ठीक है। इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। 365 दिन हम काम करते हैं, हम कोई छुट्टी नहीं करते हैं, कोई हमारा प्रोडक्शन कभी नहीं बंद होता है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना यूनिट हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 365 कर देते हैं। समझने के लिए हम बता रहे, लिखना मत इसको। हम 1.64 यानी 2 यूनिट के बराबर, यानी हर दिन 2-2 यूनिट हम स्टोर से निकाल भी तो रहे हैं कि हाँ 2 यूनिट हर दिन यूज हो रहा है मेरा, तो घट तो रहा है। हम उसको पूरा मेंटेन नहीं कर रहे हैं 60 यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए हम एवरेज लेते हैं। जो भी ऑर्डर क्वांटिटी आएगा उसका स्टोरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम एवरेज लेते हैं, इसीलिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हर दिन तो हम कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, वो 60 का 60 ही नहीं तो बना रहेगा ना, घटेगा भी तो, क्योंकि यूज भी तो हो रहा है उसी में से। तो ऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो आप इसको, ये 4 रुपया निकला कैसे था, ये 4 रुपये हम निकाले कैसे थे, ये 20 रुपया लिए थे परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट, ये नहीं किए थे, 4 रुपये आ गया था। तो वही पाए हम लिख देंगे यहां पर, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। या अब यहां हम लोग निकालेंगे कि 60 यूनिट एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20%। आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं 4 रुपया। तो ये आ गया, 60 को डिवाइड किए तो 30 आ गया, इसको 20 का 20% निकालेंगे तो 4 रुपया आ गया। तो 120 रुपया आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये हम कैसे लिखा है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लिखे, क्योंकि हम इसी तरह निकालते ही हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर भी 4 रुपया उसी तरह निकला, 20 का 20%। तो हम वही चीज यहां फिर से लिख दिए कि भाई 20 का जो भी प्राइस पर यूनिट होगा उसको हम रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 रुपया प्राइस है और रेट हमारा 20%, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो आ गया ये 4 रुपया। फिर 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिए तो 120 आ गया टोटल। अब हमारा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल कर देंगे 12,240। अब इसमें कुछ आपको यूनिक लग रहा है, कुछ नया चीज समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है कि 2 कॉस्ट एकदम कॉमन है, सेम है। एक हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट, दोनों सेम है। तो यूक्यू का यही पहचान है, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाएगा, उसी लेवल ऑफ क्वांटिटी को हम ईओक्यू बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगा, उसी लेवल ऑफ क्वांटिटी को हम ईओक्यू बोलते हैं। समझ में आया बात। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, एट ईओक्यू क्या होगा हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट
at EOQ's ordering cost and carrying cost remain same. ठीक है, दोनों बराबर होगा हमेशा हर क्वेश्चन में. EOQ जब भी आप निकालिएगा, फिर उसका जब टोटल कॉस्ट निकालने लगिएगा तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो आएगा वो सेम आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता है. क्लियर? समझ में आया बात? लिख लिए? अब देखिए, हम अभी 60 यूनिट EOQ निकाले. अब हम लोग थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि क्या EOQ ही ऐसा क्वांटिटी है जिसपे कि हमारा खर्चा कम होगा. इकोनॉमिक क्वांटिटी का मतलब जहां कॉस्ट मिनिमम होगा. हम ऑर्डर साइज चेंज कर लेते हैं. अभी EOQ के हिसाब से कॉस्ट निकाले हम लोग, तो हमको पता चला कि 12,240, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर है, 120 120. तो इस कॉस्ट को हम मिनिमम मानते हैं. अब हम चेक करते हैं, हम दूसरा ऑर्डर क्वांटिटी लेते हैं. छोड़ दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब हम मान के चलते हैं कि नहीं, हम एक बार में 100 यूनिट खरीदते हैं. हम एक बार में 100 यूनिट खरीदेंगे तो कितना होगा हमारा टोटल कॉस्ट. ठीक है, उसी तरह निकालेंगे जैसे अभी निकाले, समझने के लिए कि जो EOQ बोलता है कि भाई ये इकोनॉमिक है, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है, उसको चेक करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग अपना समझने के लिए इसको कर लेंगे. इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, EOQ ही हमारा जो है वो सही में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी सही में सस्ता लेवल ऑफ ऑर्डर है. उससे अगर हम भटक के कम या ज़्यादा खरीदते हैं, जरूरी नहीं है. ठीक है, तो आइए, अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी हमारा इक्वल टू 100 यूनिट. हम एक बार में 100 यूनिट खरीदेंगे. ठीक है, तो परचेज प्राइस में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा. परचेज कॉस्ट में 600 यूनिट तो अभी भी हम खरीद रहे हैं. यहाँ हमारा एक यूनिट का दाम 20 रुपया है. ये तो एज इट इज रहेगा. फर्क पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और इस पे. तो ऐड करेंगे, आइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए आपको. 600 यूनिट हम खरीदेंगे एक बार में. हम 600 यूनिट हमको खरीदना है पूरे साल में. हम एक बार में खरीद रहे हैं 100, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 100, यानी 6. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 6 आ गया. तो 6 ऑर्डर दिए और एक ऑर्डर देने का खर्चा 12 रुपया, इक्वल टू 72 रुपया. देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट घट गया. जब आप क्वांटिटी बढ़ाए, 60 की जगह 100 किए, ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट गया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर घट रहा है. सिंपल सा बात है. पहले नंबर ऑफ ऑर्डर 10 था, अब नंबर ऑफ ऑर्डर 6 निकला, तो 6 ही बार का ना खर्चा निकलेगा. नंबर ऑफ ऑर्डर घट गया, इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी घट गया. तो EOQ से ज्यादा ऑर्डर करेंगे अगर हम, ठीक है, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया. हमने EOQ से ज्यादा लिया, 60 से ऊपर लिया, 100 लिया, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट घट गया टोटल में. नंबर ऑफ ऑर्डर भी कम हो गया. ओके, चलिए नेक्स्ट. ये ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया. अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. अगर निकाल कर रखे हैं तो उससे करेंगे, या प्राइस. हम प्राइस ही लिखते हैं हम लोग. प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय रेट.
रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डर क्वांटिटी हमारा है यहाँ 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस है आपका 20 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 20%। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। 100 को डिवाइड किए 2 से तो 50 और 20 का 20% निकाल लिए तो 4, तो ये आ गया, ये देखिए बढ़ गया, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया आपका। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी आप बढ़ाए तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया। जो आपको मैंने शुरू में बोला था कि जैसे जैसे ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ाइएगा, ज्यादा खरीदिएगा एक बार में, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो वही कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया। हमने एक बार में 100 खरीदा 60 की जगह, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया मेरा 200 हो गया। अब इसको टोटल कर दीजिए आप, तो 12,272। पीछे जब निकाले थे तो आया था 12,240। 120 120 दोनों था तो 240 आया था। यहाँ कितना आया 272। तो 32 रुपया आपका खर्चा बढ़ गया, कम नहीं हुआ। आपने ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाया तो 32 रुपया आपका बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया बात? समझ में आया शिवानी? अच्छा। हेलो? हाँ सर, आ गया समझ में। है? आ गया। आया? हाँ। चलो, तो अब इसके बाद हम दोनों तरह का एनालिसिस करके आपको दिखा दिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट घट गया और कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया जब आप क्वांटिटी बढ़ा दिए। ईओक्यू के समय दोनों खर्चा बराबर था, 120 120 था। अभी देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट घटा है जरूर, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ा है। ये घटा कितना? 28। ये घटा आपका 48 रुपया। ठीक है, और ये बढ़ा कितना? 80 रुपया, है ना। ये 120 से 200 हो गया, 280 हो गया, 80 बढ़ गया। इसीलिए हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो घट जरूर रहा है। अब आप देखिए दूसरा तरह से, अब हम फिर से बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। अब हम यहां लेते हैं 100 नहीं लेंगे, हम लेंगे कम, 60 से कम ऑर्डर। हम एक बार में 50 यूनिट ही खरीदते हैं। 60 यूक्यू था, हम उससे कम ले लिए 50 यूनिट। परचेज प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कहां आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज होगा और कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। परचेज प्राइस तो वही रह जाएगा 12,000 ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो, तो आप फिर से लिखिएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं। 600 यूनिट खरीदेंगे अब हम, 50 यूनिट लेकिन एक बार में खरीदेंगे। तो 600 को डिवाइड कर दीजिए 50 से, यानी 12 नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। 12 बार आपको अब ऑर्डर देना पड़ेगा, और एक बार ऑर्डर देने का खर्चा 12 रुपया है। फिर से लिखिएगा, ठीक है। अगर हम 50 यूनिट खरीदते हैं एक बार, ऑर्डर क्वांटिटी अगर हमारा 50 है, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट अब हो गया 144 रुपया। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट, हम 50 यूनिट एक बार में ऑर्डर किए तो 50 को डिवाइड कर दिए 2 से। अब बाकी इधर सेम रहेगा, 50 को 2 से डिवाइड किए तो 25 आ गया। 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, 100 रुपया। देखिए कैरिंग कॉस्ट आपका घट गया। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट घट गया,
लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ा है। दोनों मिलाकर 12,244, ये भी महंगा पड़ रहा है, 240 से तो महंगा है। यहाँ आया था UQ का आया था आपका 12,240, लेकिन यहाँ निकल रहा है 12,244। ठीक है, समझ में आया बात? तो EOQ इसलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपका जो है टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। हमने दोनों तरह का आपको सिचुएशन समझा दिया कि EOQ से ज्यादा भी खरीदते हैं, ठीक है, तो भी आपका कॉस्ट बढ़ गया टोटल, और अगर कम खरीद रहे हैं तो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसलिए EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसलिए मिनिमम कॉस्ट को हम समझ लिए। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए EOQ जो समझे हम, ठीक है ना, हम लोग रिलेशनशिप भी समझ लिए कि एक तो दो चीज समझ लिए, एक अलजेब्रिक मेथड से निकल कैसे रहा है EOQ वो समझ लिए, दूसरा हम EOQ मिनिमम कॉस्ट है ही एक्चुअल में ये भी चेक कर लिए। ज्यादा कम दोनों क्वांटिटी लेकर के दोनों तरह से समझ लिए कि हाँ ये सही में मिनिमम है, क्योंकि ज्यादा ले रहे थे तो भी ज्यादा कॉस्ट आ रहा था, कम क्वांटिटी किए तो भी कम ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट बढ़ ही रहा है, कॉस्ट कम नहीं हो रहा है। तो EOQ इसलिए माना जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी मिनिमम कॉस्ट आएगा आपका वहां। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको जो है ग्राफिकल मेथड इसी से समझा देता हूं। यहां जो हम लोग समझे कि भाई हमारा तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हम आपको इसी से दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल जो है ना वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन समझना है हमको फिर भी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, हमको ये पता चल गया कि अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ाएंगे, सॉरी, अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है। तो अभी दोनों तरह, जो कि जब नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा 10 था तो 120 था, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर हमने किया उसको 12 तो बढ़ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर घटाए, ठीक है, 6 आया था तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया था। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, कि ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा कीजिएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर घट जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर घटेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। अब इसको थोड़ी है, हाँ, तो से एग्जाम है। ओह, अरे उठो उठो उठ जा। यहां लिखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां लिखिएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया 0। अब हमारा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारा होल्डिंग कॉस्ट, अगर हम कोई क्वांटिटी नहीं खरीद रहे हैं तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? 0। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, बनाए क्वेश्चन कि भाई देखिए लीजिए 50 यूनिट जब हम ऑर्डर कर रहे थे एक बार में तो होल्डिंग कॉस्ट 100 रुपये हो गया था, फिर हम 60 पे गए थे तो होल्डिंग कॉस्ट 120 हो गया था, फिर जब हम 100 यूनिट एक बार में ऑर्डर किए थे होल्डिंग कॉस्ट 200 हो गया था। तो होल्डिंग कॉस्ट देखिए बढ़ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, ये हमारा ऑर्डर साइज है 50 यूनिट तो 100 रुपया, 60 यूनिट तो 120 रुपया, और 100 यूनिट तो 200 रुपया, ठीक है। तो देखिए बढ़ रहा है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाते गए हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, यानी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। तो होल्डिंग कॉस्ट का लाइन जो है ना ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से ये चलेगा, इस तरह से ये बढ़ते ही जाएगा।
जैसे जैसे अगर हमारा ऑर्डर क्वांटिटी 0 है तो ये भी 0, अगर बढ़ा गया तो ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बढ़ते ही जाएगा। ये होल्डिंग कॉस्ट का लाइन हो गया आपका होल्डिंग कॉस्ट। अब आइए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा जब आप कम क्वांटिटी, अगर हम कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं एक बार में, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होगा, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां आएगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां से शुरू हो रहा है सपोज। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां होगा? जहां पर हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ज्यादा। नंबर ऑफ ऑर्डर कहां ज्यादा होगा? जहां ऑर्डरिंग क्वांटिटी कम है। अगर हम 50 यूनिट खरीद रहे थे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना निकला था? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकला था 144, सबसे ज्यादा। जब हम 60 यूनिट खरीदे थे तो 120 था। जब हम 100 यूनिट खरीद रहे थे तो ये 72 था। देखिए घट रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से घटते गया। ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाते गए, घटते चला गया। यानी इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से आएगा ये। ठीक है ना, ये घटेगा ही घटेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका फॉल होते जाएगा, गिरते जाएगा ये। अब यहां पर मान लीजिए दोनों कट कर गया, यानी यहां पर दोनों बराबर है। एट दिस पॉइंट दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, यानी यहां पर हो गया EOQ। क्या हो गया? ये EOQ का पॉइंट है हमारा। ठीक है, और ये जो दोनों जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट। ये किस चीज का लाइन हो गया हमारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट का। और ये दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये दोनों ये एरिया क्या बता रहा है? टोटल कॉस्ट को। और जहां दोनों कॉस्ट इक्वल हो गया वो पॉइंट हो गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। चलो लिख लिए, बना लिए ग्राफ? हाँ सर, बनाइए। हम्म। यस सर। तो ग्राफिकल मेथड से इस तरह से निकलता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड जो है, जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाएंगे ना तो डायरेक्ट ग्राफ में नहीं जाएंगे, पहले प्रैक्टिकली उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी सॉल्व किए हम लोग 50 यूनिट 100 यूनिट का, पहले ये सॉल्व करके निकाल लेंगे, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है ना, तब वो ग्राफ बनेगा। ऐसे अब तो ये हम लोग नहीं बना पाएंगे डायरेक्ट, तो पहले एक फिगर लेके निकाल लेंगे कि 50 यूनिट का, 60 यूनिट का, 100 यूनिट का, सबका निकाल लिए। 60 हमारा EOQ है, तो यहाँ हम 60 यूनिट लिख देंगे। ठीक है, अगर ग्राफ बनाने बोलेगा तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बोलने से बोलता नहीं है आपको कभी नहीं। ठीक है, तो ये 60 यूनिट हो गया हमारा। ठीक है, ये 50 यूनिट इधर हो गया, इधर 100 यूनिट हो गया। ठीक है, 60 यूनिट पे यहाँ पर हम ये दोनों का 120 रुपया है, तो ये 120 रुपया यहाँ लिख देंगे इसके सामने। ये इसके सामने आ गया 120। ठीक है, अब हमारा ध्यान से देखिएगा, EOQ का लेवल ये है हमारा EOQ से कम ऑर्डर कीजिएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, EOQ से ज्यादा ऑर्डर कीजिएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगा। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन का हम ध्यान दे तो
ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला लाइन। यहाँ पर सबसे मिनिमम है और ये घट ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। कम होते जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर यूक्यू से ज़्यादा ऑर्डर दीजिएगा तो, ठीक है। यूक्यू से कम ऑर्डर दीजिएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। ये वाला लाइन ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये वाला लाइन ये डायरेक्शन दे रहा है और ये वाला लाइन नीचे जा रहा है। तो डायरेक्शन देखिए लाइन का, यूक्यू से कम ऑर्डर दीजिएगा तो बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कम, ठीक है। ज्यादा ऑर्डर दीजिएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगा। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट को वो आपका पैटर्न पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। होल्डिंग कॉस्ट में वो बढ़ते ही जाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाइए तो बढ़ते ही जाएगा, घटाइए तो घट जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पर आप एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, रिलेशनशिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेटेड, सॉरी लिखेंगे पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी, फिर नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग क्वांटिटी अगर आप बढ़ाइएगा ठीक है, ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो कम हो जाएगा और साथ ही साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर लिख लीजिएगा कैरिंग कॉस्ट से रिलेटेड बात, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब अगर ऑर्डर क्वांटिटी आप बढ़ाइएगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, घटेगा नहीं, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कीजिएगा तो कैरिंग कॉस्ट घटेगा। ऑर्डर क्वांटिटी कम कीजिएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट घट जाएगा। तो ऑर्डर क्वांटिटी में देखिएगा तो दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर कॉस्ट में दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है ना। एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो रहा है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। और ऑर्डर क्वांटिटी आप घटा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन जहां ये दोनों बराबर हो जाता है उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर यहां एक चीज और लिख लीजिए कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपका यूक्यू है तो ये इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू साइन दे दीजिए, दोनों बराबर होगा। जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा उतना ही कैरिंग कॉस्ट होगा। क्लियर, समझ गए बात? है? हाँ सर। चलो, तो हम लोग यू क्यू निकालना सीख गए, ठीक है। एनालिसिस भी समझ लिए कि हाँ यू क्यू ही बेस्ट है, उससे सस्ता नहीं हो सकता है कुछ, ठीक है। फिर उसका पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी समझ लिए, ठीक है। ग्राफिकल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी समझ लिए, ठीक है। उसका प्रेजेंटेशन ग्राफिकल कैसे होगा ये भी समझ लिए। तो ये अब आपका कंप्लीट, एक पोर्शन कंप्लीट, ठीक है, ईओक्यू का।
अब हम कल क्वेश्चन, अब आज शाम में बनाएंगे क्वेश्चन, तो ईओक्यू में डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। अगर डिस्काउंट है तो कैसे, और फिर टेबुलर मेथड, ठीक है। तो आज अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर इवनिंग में करेंगे।